नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। ठीक है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा RBSE में जो बुक चलती है कक्षा 12वीं की, वह हम पढ़ रहे थे और इसके हमने 2 अध्याय पूरे कर लिए। ये अध्याय तीसरा है और तीसरे अध्याय का ये पार्ट तीसरा है। ठीक है, अध्याय का नाम है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। ये अध्याय 10 नंबर का है और इसके PDF नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तथा आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेनांडर से। ठीक है, स्ट्रेबो ने माना है कि मेनांडर इंडो यूनानी राजाओं में सबसे महान था। पाली भाषा की पुस्तक मिलिंद पन्हा या मिलिंद के प्रश्नों के अनुसार मेनांडर कलसी गांव से उत्पन्न हुआ था, जो मेनांडर की राजधानी साकल से 200 योजन दूर स्थित है। योजन दूरी का मात्रक है, तो 200 योजन दूर स्थित अलासन द्वीप में स्थित था। साकल पाकिस्तान में स्थित सियालकोट है। भाग्यवश मिलिंद पन्हा में मेनांडर की राजधानी का यह विवरण दिया गया है। आगे देखिए, ये यूनानी शासक मेनांडर का चित्र है और ये महात्मा बुद्ध जो गांधार कला, जो मूर्ति की कला है गांधार, उस कला में ये चित्र बना हुआ मूर्ति बनी हुई है महात्मा बुद्ध की। ठीक है, यूनानी लेखों से ज्ञात होता है कि मेनांडर एक महान विजेता था। कहा जाता है कि उसने सिकंदर से भी अधिक राष्ट्रों पर विजय पाई। मेनांडर के कई प्रकार के सिक्कों और उनसे प्राप्त स्थानों की विभिन्नता से निष्कर्ष निकाला गया कि वह कई राज्यों का शासक था और एक महान विजेता भी था। कौन? मेनांडर। आगे हैं, मिलिंद पन्हा में बताया गया है कि मेनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कहा गया है कि शुंग राजा पुष्यमित्र अत्याचार से त्रस्त बौद्ध भिक्षुओं के लिए मेनांडर का शासक साकल स्थित दरबार आश्रय स्थल बन गया था। दिव्यावदान में कहा गया है कि पुष्यमित्र ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति साकल के किसी बौद्ध भिक्षु का सिर उसे लाकर देगा, उसे 100 दिनार दिए जाएंगे। दिनार यानी दिनार उस समय की जो मुद्रा होती थी। मेनांडर एक कट्टर बौद्ध था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय दिया हो, जिन पर शुंगों ने संभवतः अत्याचार किए थे। और ये देखिए, ये है हिंदू या हिंद यवन शासक मेनांडर के सिक्के हैं। ठीक है, देखिए सिक्के, ये आपके बुक में भी यही दिए गए हैं। आगे है यूनानी आक्रमण का उद्देश्य एवं प्रभाव। तो सबसे पहले प्रभाव है, तो यूनानी लोग भारत पे आए तो भारत की मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद साहित्य पर और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय बैक्ट्रियनों के शासन का भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव मुद्रा के क्षेत्र में पड़ा। यूनानी प्रभाव से पूर्व भारतीय चांदी के चिन्हित सिक्के तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ थे। इन सिक्कों पर किसी का नाम या तिथि नहीं लिखी होती थी। भारतीय यूनानी पहले शासक थे जिन्होंने सोने के ऐसे सिक्के की ढलाई की जिन पर राजा का नाम, उपाधि और तिथि अंकित होती थी। निर्माण कला का श्रेष्ठता के कारण वह बेहतर होते थे। निर्माण अच्छी तरीके से होता था उन कलाओं का, सिक्कों के कलाओं का। अब है कला और मूर्तिकला। कला और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी यूनानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हुआ। भारतीय यूनानियों की भूमिका सांस्कृतिक संबंधों के संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण समझी जाती है कि उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में हेलेनिस्टिक कला से परिचय कराया, जिसने बाद में गांधार कला शैली का रूप लिया। भारतीय और यूनानी मिश्रण से उत्तर पश्चिम में कला की प्रसिद्ध गांधार शैली का विकास हुआ। तो गांधार शैली भारतीय और यूनान की जो मिश्रित शैली है
वह गांधार शैली है। गांधार शैली एक मूर्ति कला की शैली है, ठीक है, याद रखना। भारतीय यूनानी शासक में खगोल शास्त्र, साहित्य, भवन निर्माण और धर्म के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी। साथ ही नए जल और स्थल कार्यों के खुलने में भारत और यूनान के मध्य व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। तो अब है व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत रत्न, हाथी दांत, मसाले और अच्छे वस्त्रों जैसे वस्तुओं की यूनान में काफ़ी मांग थी, जबकि भारतीय बाजार में भी यूनान से आने वाली विकास सामग्री और श्रृंगार प्रसाधनों की भरमार थी, ठीक है। एक परंपरा के अनुसार राजा एंटियोकस चतुर्थ ने लगभग 166 ईसा से पूरे यूनान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें भारत के मसाले और हाथी दांत में वस्तुएं प्रदर्शित थी। यानी कि एक विशाल प्रदर्शनी रखी व्यापार की, ठीक है। आप जैसे बोलते हो ना सेल वगैरह, ऐसे कुछ रखा जिसमें भारतीय हाथी दांत वहाँ पर दिखाए गए थे, ठीक है, कि भारत के हाथी दांत प्रसिद्ध हैं। आगे सांस्कृतिक प्रभाव व विलीनीकरण। भारत में इंडो बैक्ट्रियन राज्य के विषय में डॉक्टर J.N. बैनर्जी का विचार है कि भारत की द्वितीय यूनानी विषय सिकंदर की विजय से अधिक महत्वपूर्ण थी। 2 शताब्दियों तक भारतीयों तथा यूनानियों में पर्याप्त सांस्कृतिक संबंध रहे और दोनों ही एक दूसरे पर प्रतिक्रिया हुई। वह केवल यूनानी सभ्यता का भारतीय सभ्यता पर तथा भारतीय सभ्यता का यूनानी सभ्यता पर प्रभाव मात्र ही नहीं, भारतीय की कई धार्मिक धारणाओं और आदर्शों को शासकों ने अपनाया। तो देखो, यूनानी लोग भारत में आए तो उनकी संस्कृति का भी भारत पर प्रभाव पड़ा, और भारत में आकर बस गए तो भारतीय संस्कृति का भी उन पर बिल्कुल प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों, क्लासमेट, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, जिसके लिए ये वीडियो उपयोगी हो सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टाटा, धन्यवाद।